गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। शिव लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 बसंत भाग 2 हिमालय की बेटियां निबंध पढ़ेंगे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सहभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। सहभ्रांत महिला होती है निष्कपट, जिसके दिल में कोई कपट ना हो। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियों लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना। लेखक ने हिमालय की बेटियां नदियों को कहा है। खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, उनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदानों में आकर। कहने का अभिप्राय है, जब नदियाँ हिमालय से निकलती है और टेढ़े मेढ़े रास्तों से, झरनों से उछलती कूदती, ऐसे प्रतीत होती है जैसे कोई बेटी अपने पिता के कंधों पर, उसकी गोद में, उसके कमर पर चढ़कर खेल रही है। इसी प्रकार जब ये मैदानों में प्रवेश करती है तो उनकी ये चंचलता विलुप्त हो जाती है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ किसी कली पर, जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। कौतूहल में जानने की इच्छा, विस्मय में हैरानी हो, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। बाल लीला होता है बचपन की कलाएं। जिस प्रकार पिता अपनी छोटी बच्ची की कलाएं देखकर क्या है, खुश हो जाता है। कहाँ ये भागी जा रही हैं, प्रश्न करता लेखक अपने आप में। वह कौन लक्ष्य है जिसे इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल जैसे जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुलता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से आकर पूछिए, जो उत्तर में विराट मौन के सिवा उसके पास और रखा ही क्या है। कहने का अभिप्राय है कि वे बेचैन प्रेम और क्या है, घाटियों में खेलती हुई, पेड़ों और जंगलों को पार करती हुई किस प्रकार ठोली करती हुई चलती हैं। बीती यादें बात करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने, पूछिए। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के दो ऐसे नाम हैं जिनमें सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी छोटी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। हिमालय की बेटियां कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा, सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। द्रोणी यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियां, गंगा और उसकी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां, सभी को क्या हिमालय की बेटियां कहा गया है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महान नदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का साथ पकड़ने का श्रेय मिला। यानी हिमालय पर्वत क्या, कौन ले जाता है इनको? विवाह किसके साथ हो जाता है? सिंधु के साथ, सागर के साथ, जिससे क्या हिमालय की इन बेटियों का हाथ पकड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता। अर्थात समुद्र में जाकर ये क्या होती है, विलुप्त हो जाती है, उसमें विलीन हो जाती है। इसलिए समुद्र को क्या है, इनका क्या है, प्रेमी कहा गया है या पति कहा गया। जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाले इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो,
लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी झिझक नहीं। कहने का अभिप्राय है लेखक को चंचल नदियों की झनझनाहट, उछल कूद, उसका हिमालय से निकलकर मैदानों में प्रवेश करना और फिर समुद्र में मिलना, तो लेखक को लगता है कि पहाड़ी आदमी को वो आश्चर्य न लगे, लेकिन मुझे आश्चर्य प्रतीत होता है। इसलिए लेखक ने हिमालय को नदियों ससुर कहा है और समुद्र को उसका दामाद कहा है। कालिदास के विरहित यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वे तरवती बेतवा नदी की प्रेम का प्रतिदान देने जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद इस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों की पहाड़ी घाटियों, समतल आंगनों में, मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इसे साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितनी कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। जो तिब्बत की बात है, वह उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलुज के किनारे जाकर बैठा। दोपहर का समय था, पैर लटका लिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस पर गतिशील जल के असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया, तो मैं लगा गुनगुनाने, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा तुम्हारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी का बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित तट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन। कहने का अभिप्राय है हिमालय को कवि ने क्या है अनेक रूपों में चित्रित किया, माँ के रूप में, प्रेयसी के रूप में, बहन के रूप में। धन्यवाद। इसके लेखक हैं नागार्जुन।